आज ऑफिस में फ़ोन आया था बाबूजी का। अगले सोमवार को वे और अम्मा आ रहे हैं। पति हिमांशु में ये सूचना पाकर लतिका खुश नहीं थी। आंखें तरे कर उसने पति को देखा, फिर बहुत सिकोड़ कर बोली, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता भला भाई? वे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मेरे कुछ कहने का सवाल ही कहाँ उठता है। कमाल की बात करती हो तुम भी लतिका। भला माँ बाप को अपने बेटे बहू के पास उनके बुलावे पर ही आना चाहिए। अरे घर है उनका, जब जी चाहे आए। और लड़कियों की परीक्षा का क्या होगा जो सिर पर है? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि अगले हफ्ते से बेटियों के एग्ज़ाम है? मैं नहीं कह सकता, तुम चाहो तो कह दो। तौलिया उठाकर बाथरूम में घुसता हुआ हिमांशु बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हर बुरी बात कहने में मैं जाऊँ और बुरी बनूँ, तुम अच्छे बने रहना। अरे मैं उन्हें वैसे ही कहाँ पसंद हूँ। पर अब तक पत्नी के शोर से बचने के लिए हिमांशु बाथरूम का शावर चालू कर चुका था। बीच के 3 दिन बेहद किचकिच में बीते। हिमांशु के सामने उठते बैठते लतिका का यही रोना कि अम्मा बाबूजी आ रहे हैं, पर रहेंगे कहाँ? 2 कमरे वाले फ्लैट में उनका बिस्तर लगेगा कहाँ? फिर सवेरे से अम्मा अपना भजन चालू कर देंगी। हुआ सवेरा चिड़िया जागी, तुम भी अब जाग जाओ। भला ऐसे में बच्चियाँ अपनी पढ़ाई कर पाएंगी, वे भी इंजीनियरिंग के कंपटीशन की। हिमांशु का कहना था कि वे हमारे घर सालों बाद आ रहे हैं। पूरा घर है, ड्राइंग रूम है, उसी में रात में एक चारपाई डाल दी जाएगी, एक तख्त पड़ा ही है वहाँ, हम दोनों वहाँ सो जाएंगे, अम्मा बाबूजी बेडरूम में सो जाएंगे। हिमांशु के पिता कैलाश नाथ को रिटायर हुए 10 साल हो गए थे। उसके बाद वे अपने शहर सीतापुर के मकान में चले गए थे। थोड़ी सी खेती थी, पहले तो बटिया यानी हिस्से में दे रखी थी, पर अब खुद देखते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में हिमांशु, दूसरा चेन्नई में सुयश। हिमांशु के पास दिल्ली आने की उनकी इच्छा बहुत दिनों से थी। सिर्फ एक बार चेन्नई गए थे, रेल का लंबा सफ़र मुश्किल हो गया था, इसलिए फिर दोबारा नहीं गए। दिल्ली तो फिर भी पास था, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए पेंशन मिल जाती थी। लतिका के साथ रहने का मौका उनको कम ही मिला था। शादी के बाद ही हिमांशु के पास दिल्ली आ गई थी। दोनों बेटियां भी दिल्ली में हुई, तब कैलाश नाथ नौकरी में थे। बेटियों के होने पर हिमांशु की मां शांति देवी कुछ दिनों के लिए बहू के पास आ गई थी, पर लतिका की गृहस्थी में वे ज़्यादा रचबस ना पाई। लतिका ने अपनी माँ को भी बुला लिया था, हर बात में उन्हीं का दखल रहता। मायूस होकर शांति देवी पति के पास लौट आई थी। उसके बाद किसी त्योहार पर ही वे लोग मिलते थे। शांति देवी भी नाप तोलकर बहू से बोलती। मीन के आगमन के समाचार से लतिका बेचैन हो उठी थी। सोमवार को हिमांशु स्टेशन जाकर अम्मा बाबूजी को लिवा लाएगा। उसकी दोनों बेटियां किम और केतकी अलग मुंह बनाए घूम रही थी। माँ से उन्हें पता चल गया था कि गांव से बाबा दादी आ रहे हैं। कितना नुकसान हो पढ़ाई का, वे यहीं राग अलापती रहती। हिमांशु तंग आ चुका था इनकी बकबक से। ऊब कर उसने कह दिया, क्या जिनके घरों में बच्चों के दादा दादी रहते हैं वे बच्चे जाहिल रहते हैं? अगर हम सब एक घर में एक ही साथ रह रहे होते तो क्या करती तुम लोग? अच्छा तमाशा खड़ा कर दिया है। मेरे माता पिता आ रहे हैं, वे तुम सबके भी कुछ लगते हैं, जैसी माँ वैसी बेटियाँ। हिमांशु का इतना कहना काफ़ी था। लतिका मुँह सुजा बैठी। जिस दिन कैलाश नाथ और शांति देवी आए उस दिन भी उसका मुँह सूजा ही रहा। हाँ, उनके पैर छूकर वे चाय नाश्ता ज़रूर रख गई, पास बैठी भी रही। शांति देवी ने दोनों बेटियों को बुलाकर प्यार किया, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में बातें की। वे उन दोनों के लिए सूट का कपड़ा लाई थी। कैलाश नाथ 2 बड़ी चॉकलेट लाए थे। तोहफा पाकर तो बच्चियां खुश हो गई। दादी के गले में बाहें डाल के वे झूल गई तो लतिका ने उन्हें घुटकर देखा। माँ के तेवर देखकर लड़कियां पढ़ने का बहाना कर वहाँ से खिसक ली। खाना भी लतिका ने अच्छा बनाया था। सास को खीर पसंद थी तो उसने खीर भी बनाई थी। सोने की बात चली तो कैलाश नाथ और शांति देवी ने बेडरूम में सोने से मना कर दिया। कहने लगे, यहीं बैठक में सो जाएंगे। दूसरे दिन 4 बजे ही खटपट सुनकर लतिका की नींद खुल गई। साथ वाले बाथरूम से आवाज़ें आ रही थीं। ज़रूर अम्मा बाबूजी उठ गए होंगे। लतिका मुंह ढककर फिर से सो गई। सुबह जब वे बाथरूम में गई तो देखकर दंग रह गई। पूरा बाथरूम साफ सुथरा चमक रहा था, कोना कोना साफ हो गया था। वैसे तो बाई रोज़ ही बाथरूम साफ करती थी, पर इस तरह से तो कभी साफ नहीं हुआ था। बाहर निकली तो देखा बाबूजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और अम्मा माला फेर रही हैं। मन ही मन वे कुछ बुदबुदा रही थी। लतिका को देखकर वे मुस्कुराई। बहू, हम दोनों ने चाय पी ली है, अब तुम हमारे लिए ना बनाना। 2 दिन में ही लतिका ने महसूस कर लिया कि वे जिस चीज़ से घबरा रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। सास काफ़ी मदद कर देती है। सुबह की सब्जी काटना, दूध वाले से दूध लेना, शाम की सब्जी काटना, दूध वाले से दूध लेना।
शाम की सब्जी लाना बाबूजी ने अपने जिम्मे ले लिया था। यही नहीं, सामान लाने का पैसा भी ना लेते थे वे। शाम को माँ बाबूजी दोनों ही सामने वाले पार्क में चले जाते। लड़कियां भी दादाजी के पास बैठकर खूब बातें करती। हिमांशु खुश था कि परिवार में शांति कायम है। रात को सोते समय हिमांशु ने लतिका को छेड़ दिया। अम्मा बाबूजी को आए काफ़ी दिन हो गए, तो क्या हुआ? लतिका फौरन बोल पड़ी, अच्छा ये बताओ, बाबूजी अपने मकान का क्या करेंगे? उसमें दोनों भाइयों का हिस्सा लगेगा या सिर्फ तुम्हारा? जाऊं पूछने? लतिका चिढ़ गई, और तुम तो हर वक्त गुस्से में रहते हो, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते। तुम बात ही ऐसी करती हो। अरे बाबूजी का पुश्तैनी मकान है, काफ़ी हिस्सा तो बाबूजी ने अपने पैसे से बनवाया है, वे जो चाहें उसका करें। वाह, भूल गए क्या? जब किम के इंजीनियरिंग दाखिले के लिए हमने 1 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने मना कर दिया था। पैसे होते तो आज किम का इंजीनियरिंग का दूसरा साल होता। 1 साल ड्रॉप करने की वजह से दोनों बहनें एक साथ इंजीनियरिंग में बैठ रही हैं। लतिका आसी हो उठी। वे प्राइवेट कॉलेज था। लतिका कैथ की इस बार पहली बार कंपटीशन दे रही हैं और किम दूसरी बार। अब तुम देखना, जब ये बेटियां अपनी मेहनत से सिलेक्ट होंगी तो इनकी खुशी का मज़ा ही कुछ और होगा। फिर इतना पैसा एक साथ बाबूजी देते कहाँ से? मकान बेचकर बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते थे। बहस करना फजूल समझ हिमांशु करवट बदलकर सो गया। एक दिन हिमांशु दफ्तर से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पता चला उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। दिया क्या, दिलवाया गया है। घर का वातावरण बोझिल हो गया। लतिका तो सिर पकड़कर बैठ गई। 20-25 हज़ार रुपये प्रति महीने कमाने वाले परिवार में कई चीज़ों की किस्तें भी जा रही थीं। कार और फ्लैट की किस्तें तो अभी काफ़ी देनी थीं। लतिका अपनी सास के पास पहुंचकर रोने लगी। कैलाश नाथ भी परेशान हो गए। दूसरे दिन तो एक अजीब ही बात हो गई। कहाँ तो अम्मा बाबूजी अभी होली तक रुकने वाले थे, कहाँ अचानक ही सुबह सुबह वे चले गए। हिमांशु परेशान सा सिर हाथों में दिए बैठा रहा। कंपनी ने अभी हर्जाना भी नहीं दिया था। तब तक कैसे चलेगा सब कुछ? लो, चले गए ना तुम्हारे माता पिता तुम्हें मुसीबत में छोड़कर। इसी का दम भरते थे। लतिका को मौका मिल गया था बोलने का। हिमांशु खुद नहीं समझ पा रहा था अम्मा बाबूजी ने ऐसा क्यों किया। उसकी मुसीबत में बजाय उसका हौसला बढ़ाने के वे खुद चले गए। बस चलते चलते यही कहा कि गांव जा रहे हैं। लतिका ने कहा भी घर फ़ोन करके पता करो, पर हिमांशु ने मना कर दिया। अब कैसे भी हो, परेशानी खुद उठाएंगे। अम्मा बाबूजी भी तो सब कुछ जानते हैं, वे उनसे कुछ कहने नहीं जाएगा। पूरे घर में कई रोज़ मातम सा छाया रहा। 1 हफ्ता बीत गया, ना अम्मा बाबूजी लौटे, ना उनका कोई फ़ोन आया। अचानक एक रोज़ सुबह सुबह अम्मा बाबूजी लौट आए। लतिका हैरानी से उन्हें मुंह बनाए देखती रही। हिमांशु भी गुस्से से भरा उठकर बाहर आ गया। वे कुछ सुनाने जा ही रहा था कि अम्मा ने एक बैग लाकर उसके हाथ पर रख दिया। ये क्या है? उसने नज़रें ऊपर उठाकर पूछा। रुपये, तुम्हारे फ्लैट की किस्तों के बाकी रुपये, बाबूजी बोले। पर बाबूजी, ये सब आप कैसे लाए? घर बेचकर? घर बेचकर? हिमांशु आवेश में उठकर खड़ा हो गया। पर वह तो पुश्तैनी मकान था, आपने उसे बेचने से मना किया था। उस समय की ज़रूरत और आज की ज़रूरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बेटा। उस समय तुम ये मकान बेचकर बेटी का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना चाहते थे। आज अगर मैं मकान ना बेचता तो तुम्हारा फ्लैट हाथ से चला जाता। बाबूजी, हिमांशु की आंखें भर आई। हाँ बेटा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं चले नहीं गए थे, पैसे के इंतज़ाम के लिए ही गए थे। मकान तुम्हारी माँ के नाम था, सो उनका भी जाना ज़रूरी था। बेटे बेटियों का एडमिशन उनकी योग्यता पर होने दो। योग्यता के बल पर पाई गई चीज़ का आनंद ही कुछ और होता है। हिमांशु ने लतिका की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी और पछतावे के आंसू थे। एक बात याद रखो बेटा, आज प्राइवेट नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है। ये आज अच्छी हैं, लालच देती हैं, ढेर सारा पैसा देती हैं, पर कल जब इन्हें कोई तुमसे लायक मिल जाता है तो तुम्हें मक्खी सा निकाल फेंक देती है। अपना खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना सीखो। एक पुराना नियम है, कर्ज लेना है तो सिर्फ 2 मौक़ों पर लो, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, दूसरा बेटी की शादी के लिए। ये हमारे ज़माने की बातें हैं, शायद आज के समय में खरी ना उतरे। मैं तुम्हें नसीहत नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे सामने 2 बेटियाँ हैं, पहले उनकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठे करो। घर की विलासिता की चीज़ें तो बहुत छोटी आवश्यकता होती हैं। दोपहर तक कैलाश नाथ और शांति देवी ने अपना सामान बांध लिया। लतिका हैरान परेशान होकर पूछ बैठी, अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? अब हम सब साथ ही रहेंगे। नहीं बहू, अम्मा मधुर स्वर में बोली, हमारा दूर दूर रहना ही अच्छा है। तुमने और मैंने एक लंबा समय अलग अलग बिताया है।
मैंने तुम्हारी सहायता की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गृहस्थी में रहूं। हम कभी मिलेंगे तो ज़्यादा प्यार और अपनापन बना रहेगा। हिमांशु का हौसला बढ़ाती रहना, उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। इतनी सारी डिग्रियां हैं उसके पास। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उनसे हिम्मत नहीं हारते। यही तो जीवन है बहू। पर माँ जी देखो बेटी, अब की कैलाशनाथ बोल पड़े। मन छोटा हो तो बड़े से बड़ा घर भी आदमी को छोटा लगने लगता है। एक अरसे से हम अलग अलग रह रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ रहकर एडजस्ट करने में दोनों को परेशानी होगी। खैर छोड़ो ना बातों को तुम। हिमांशु और बच्चियां खुश रहो, यही कामना है। पर आप रहेंगे कहाँ? वहीं जहाँ रहते थे। भाई मकान में नहीं रहा, पर गांव तो अपना ही है। अभी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, पेंशन पाता हूँ और इतनी पाता हूँ कि किराए का मकान लेकर रह सकूँ, समझी? और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।